नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, ये उनकी पीडीएफ है। तो मैं आप सभी के सामने जो आईटीआई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए शेयर कर रहा हूँ, ताकि उनके एग्ज़ाम में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ट्रेनीज़ हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो। तो ये को जैसा कि आप देख रहे हैं, डीजीटी का ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन का स्टूडेंट की मार्कशीट है ये। तो इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ पार्ट मार्क एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो एक्स पार्ट को मार्क किया गया है, तो ये क्या है? तो ये आपका कम्यूटेटर राइजर है ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया यहाँ पे विच रूल इज यूज फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। इंड्यूस्ड ईएमएफ को पता करने के फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईबी का फार्मूला जो होता है, ईबी बराबर NP5Z/60 है। तो यहाँ पे देख लीजिए NP5Z/60 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, जहाँ पे ये फ्लक्स है, ये Z नंबर ऑफ कंडक्टर है, N RPM है और P नंबर ऑफ पोल है, और ये समानांतर पथों की संख्या है। A बराबर समानांतर पथों की संख्या। ओके, और EB जो है ये है बैक EMF आपका। ओके, डीसी मोटर केस में सेम चीज़ रहती है, इजी हो जाएगा आपका जनरेटर केस में। और बाकी सारी ये वैल्यू जो रहेगी वो एज इट इज़ यहाँ पे भी रहेगी। उसमें भी फ्लक्स होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे, आरपीएम स्पीड होगी, पी नंबर ऑफ पोल होंगे, ए नंबर ऑफ पैरेलल समानांतर पथों की संख्या होगी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वाइंडिंग वायर यूज इन डीसी फील्ड कॉयल। डीसी फील्ड कॉयल में जो आप वाइंडिंग का वायर यूज करते हैं, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर यूज करते हैं डीसी फील्ड वाइंडिंग में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वेट अ बिट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन डीसी मोटर। डायरेक्शन ऑफ अ करंट को फाइंड आउट करने के लिए भी फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम प्रयोग किया जाता है। ओके, दिया है कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट को पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट में? ये होता है एक्सटर्नल ग्रोवलर। एक्सटर्नल ग्रोवलर का प्रयोग करते हैं आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट पता करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग में। ओके, दिया विच मटेरियल यूज टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर में जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है वो किस चीज़ का बना होगा? यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई होगा तो वो आपका बनेगा यूरेका का। किसका? यूरेका का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एसी मोटर। एसी मोटर में क्या होगा? ये होता है आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर यानी कुल विद्युतीय कोण बराबर 180 गुणे पोल की संख्या। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए विच टाइप ऑफ एसी वाइंडिंग, ये कौन सी वाइंडिंग एसी वाइंडिंग है? तो ये आपकी होल कॉयल वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? होल कॉयल वाइंडिंग। ये आपकी होल कॉयल वाइंडिंग है। ठीक है, इसमें सारे टर्न गए हुए हैं और फिर पूरी पूरी वाइंडिंग हुई है, तो ये होल कॉयल वाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर के लिए क्या होगा? तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है आपका? P/2 थीटा मैकेनिकल। ओके, तो P/2, P कितना है? 6 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू। अब 6/2 मैकेनिकल डिग्री जितना होता है 360, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 और 360 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 1080। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज डीमेरिट ऑफ थ्री फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। थ्री फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का डीमेरिट क्या है? थ्री फेज डीमेरिट ये है कि ये देखिए कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग क्या होता है, एक हिस्से के ऊपर उसी के ऊपर पूरी वाइंडिंग करनी होती है। तो एक हमें फॉर्मर, एक चीज़ की जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर वाइंडिंग कर सके, तो एक स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। यही इसकी खामियां हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलिस्ट्रेटेड। यहाँ पे कौन सी सिंगल फेज मोटर है? तो ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए लगा है, कैपेसिटर रनिंग के लिए है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह विच सिंगल फेज टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड। कौन सा टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड में कौन सी चीज़ को एम्प्लॉय करेंगे? तो जिसमें फील्ड टैप्ड स्पीड कंट्रोल मेथड जहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है वो होता है यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए यूनिवर्सल मोटर को क्या होता है कि यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पे काम करती है, ठीक है। इसे सिंगल फेज एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। ये आपके जितने भी मिक्सर होता है और आप ट्रिमर यूज़ करते हैं, इन सब में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ओके। व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? सिंगल फेज मोटर एकल चरण की जो मोटर होती है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो वो लेंजला के नियम पे कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दिया कि विच एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, ये एप्लीकेशन यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? तो फूड मिक्सर में, अभी मैंने इससे पहले आपको जस्ट बताया कि फूड मिक्सर में इसका प्रयोग किया जाता है, ट्रिमर वगैरह में किया जाता है। ओके। हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड? अल्टरनेटर की रेटिंग होती है केवीए में, ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग होती है केवीए में, और जितनी मोटर होती है उनकी रेटिंग होती है किलोवाट में। ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर? रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का प्रयोग किस लिए होता है? रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर में क्या होता है कि दो स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डीसी में दो ही टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो रोटर पे जो हमें जो रोटर वाले सेक्शन रहता है वहाँ पे हम दो स्लिप रिंग की मदद से काम कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए हम रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर बनाए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट एक्स? एक्स जो यहाँ पे है वो क्या दर्शा रहा है? तो देखिए यहाँ पे जो एक्स वाला हिस्सा है, देखिए ये आपको दर्शाएगा टू कलेक्ट डिलीवर डायरेक्ट करंट। यहाँ पे से जो डायरेक्ट करंट निकलेगा उसको कैसे कलेक्ट करना है, कौन कलेक्ट हो रहा है वहाँ से, इसी डिलीवरिंग आउट डायरेक्ट करंट के लिए है ये। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दिया है विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर? सिंक्रोनस मोटर का मेन प्रयोग क्या होता है? तो सिंक्रोनस मोटर का मेन प्रयोग जो होता है वो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, या जैसे कैपेसिटर बैंक का प्रयोग किया जाता है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, बहुत सारे कैपेसिटर को जोड़ के। तो सिंक्रोनस मोटर का भी प्रयोग इसलिए किया जाता है, और ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, तब जाके सिंक्रोनस मोटर क्या करेगी, आपको पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज में आ पाएगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट? मोटर जनरेटर सेट का एडवांटेज क्या है आपसे पूछा गया है। तो वहाँ पे डीसी वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, डीसी जन आउटपुट, क्योंकि मोटर जनरेटर सेट जो होगा वहाँ पे आपको डीसी लेना रहेगा और डीसी को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर? ये जो एम्पलीफायर है क्लास बी एम्पलीफायर है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके। व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट? एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी देते हैं। तो जो एनर्जी देते हैं उसमें कौन सी चीज़ आ गई? ट्रांजिस्टर आ गया आपका। और बाकी ये तीनों क्या है? आपके पैसिव कंपोनेंट है, पैसिव एलिमेंट है ये भी आपको याद रखना है। ओके, आर एल सी तीनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ अ डिवाइस? ये जो डिवाइस है वो क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? डायक है। ओके, और यहीं पे ऐसे करके एक टर्मिनल और लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये गेट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रैक हो जाएगा। और डायक जो होता है कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर के लिए होता है, ट्रैक जो होता है कंट्रोल ऑफ एसी मोटर के लिए होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? कंट्रोल पैनल वायरिंग में किस एसेसरी का यूज़ करते हैं? ये क्या है? केबल वाइंडिंग स्ट्रैप्स है। ये केबल वगैरह केबल के बीच में ये केबल फंसी रहेगी, और ये आप इसके थ्रू नट इसकी वजह से हेल्प से इसे फंसा देंगे, केबल टाइट हो जाएगी। तो केबल बाइंडिंग स्ट्रैप्स है ये। ओके। विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर? माने बंच द वायर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? केबल टाइज आर यूज, तारों को माने टाइज माने होता है बांधना, ठीक है, बांधने के लिए यूज टू बंच वायर। और बंच का मतलब है गुच्छा, माने बहुत सारे वायर होते हैं, उनको कैसे टाइज किया जाता है? तो नायलॉन टाइज। कौन सा टाइज? नायलॉन टाइज किया जाता है। ओके, पीवीसी करते नहीं, सिल्क करते नहीं, कॉटन करते नहीं है, नायलॉन करते हैं ताकि अच्छे तरीके से वो बंधा रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस अवॉर्डेड इन पैनल बोर्ड असेंबली? पैनल बोर्ड असेंबली में किस विच डिवाइस इज अवॉइडेड? किस डिवाइस को अवॉइड किया जाता है? तो जो डिवाइस अवॉइड करते हैं वो सेंसर, पैनल बोर्ड में उसमें सेंसर की कोई जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड कर दीजिए आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है? एक सेकेंड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव? इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होती है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है फॉर कंट्रोलिंग मोटर। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब मुझे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, तो यहाँ पे मोटर इलेक्ट्रिकल होगी और उसे मैकेनिकली डिवाइस से रूप से कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट दैट मार्क्ड एक्स इन अ ब्लॉक? यहाँ पे जो एक्स वाला ये हिस्सा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होगा? तो ये आपका डीसी बस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन? मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से किस मोड ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी ड्राइव होती है? तो वो होती है कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल वर्किंग वोल्टेज ऑफ डिक्लेयर वोल्टेज 240 वोल्ट एज पर? इससे पहले वाले सेट में भी मैंने आपको करवाया था, इसलिए आप हर सेट को देखिए, हर सेट देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए वेरिएशन जो होता है 5% का होता है वोल्टेज में, तो 240 का जब आप 5% निकालेंगे
तो ये कैलकुलेट करेंगे जब आप परसेंटेज वैल्यू तो ये 12 आएगा। तो 12 प्लस में और माइनस में, तो 240 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो 228 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच टर्म रेफर द मास ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस बाई 1 कूलम ऑफ, एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो निकलता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन यूपीएस? यूपीएस का आप जानते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कंप्यूटर का बेसिक सा टर्म है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which electronic circuit is used in an automatic voltage stabilizer to produce constant output? constant output voltage अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं फीडबैक सर्किट, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये आपकी मशीन है, यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, तो ये फीडबैक लेंगे तभी, यहाँ पे अगर फीडबैक ले पाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इससे कॉन्स्टेंट आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फीडबैक सर्किट इज कंपलसरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल? फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? कन्वेंशनल पावर जनरेशन कहने का पारंपरिक रूप से कौन सा है? पारंपरिक रूप से कौन सा है? थर्मल है, क्योंकि ये सब गैर पारंपरिक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इंसुलेशन बिटवीन द एनी टू कंडक्टर ऑफ मीडियम लाइन वोल्टेज इन एच, मीडियम डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल के हिसाब से मोर देन 1 मेगा ओम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये आपके कंपटीशन में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए एज कम्पेयर टू जब आप ITI पूरा कर लें और अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे तो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चंस आपके लिए मददगार साबित होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटर ओवर हेडलाइन? ओवर हेडलाइन का ये कौन सा इंसुलेटर है? तो ये आपका कौन सा कहलाएगा इंसुलेटर? पिन है नहीं, स्टेन है नहीं, ये सेकल इंसुलेटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर? पिन इंसुलेटर में क्या कह रहा है? ये जैसे आपका पिन इंसुलेटर बना रहता है इस तरीके से, तो यहाँ पे जब वायर ले जाते हैं बहुत टाइट रखते हैं ताकि स्पार्किंग ना हो, वहाँ पे अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग ना हो ताकि इनके बीच में कुछ ना कुछ मॉइस्चर आ जाए तो स्पार्किंग होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाउ द एब्सोल्यूट कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड? सर्किट ब्रेकर की जो कैपेसिटी होती है वो रेटिंग किस में की जाती है? तो MVA में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट पोजीशन आफ्टर पावर इज? जब पावर कट ऑफ हो जाए तब भी उसको ऑन कंडीशन में रखती है, तो वो रिले होती है आपकी लैचिंग रिले। देखिए होता क्या, एक होता है होल्डिंग, अगर इसको SCR वाले टर्म से समझें तो एक होता है लैचिंग करंट, एक होता है होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। ओके, और लैचिंग करंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन, माने वो SCR को कंडक्शन मोड में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, आफ्टर पावर कट ऑफ की कंडीशन में लैचिंग रिले जो है उसको कॉन्टैक्ट पोजीशन को बनाए रख रही है। ओके, लैचिंग रिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट? मूविंग पार्ट में उसका मेन कार्य क्या होता है? तो मेन कार्य होता है फ्रिक्शन को कम करना। अगर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में तब तेल डालते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ताकत कम लगानी पड़े, तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा। विच डिपेंड ऑन अ फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स पे क्या निर्भर करता है? फ्रिक्शनल फोर्स पे कॉन्टैक्ट सरफेस, जैसे आप चल रहे हैं तो आपको चलने के लिए कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की जरूरत है। फ्रिक्शन आप पीछे की तरफ लगा रहे हैं तभी आप आगे की तरफ मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट, उनके जो हमारे संपर्क में क्षेत्र होता है वह बहुत जरूरी है, कॉन्टैक्ट सरफेस। चलते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन? मैंने क्या कॉज होगा इफिशियंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग लुब्रिकेशन? आप बराबर कर रहे हैं तो क्या होगा? मशीन की इफिशियंसी अच्छी होगी। अगर मान लीजिए आपकी साइकिल है, आप बराबर तेल उसमें डाल के चला रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल है उसमें हमेशा सर्विसिंग करवा रहे हैं, तो आपकी मोटरसाइकिल क्या होगी? इफिशियंसी अच्छी देगी, इससे अच्छी इफिशियंसी बढ़ेगी। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम 30 kg? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। 30 इंटू 0.0125 आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है ये 2400 kg। 30 कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, वेट अ बिट